नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब ने जो बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को लेकर एक जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि सबसे सर्वोच्च संसद ही होती है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद में जो सांसद चुनकर आते हैं वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांसद सब कुछ होते हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं होता। आपको बता दें कि ये जो जनाब बोल रहे हैं, ये मंगलवार को यानी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। और यदा कदा वो इस प्रकार की अनर्गल बहस करते ही रहते हैं। उनको अपना जो कार्यकाल है, बंगाल में जो गवर्नर रहे, उन्होंने क्या क्या काले कारनामे वहाँ किए, वो सब भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर अपने पिछले हमलों की आलोचना पर भी पलटवार किया उन्होंने और कहा कि किसी संवैधानिक पदाधिकारी, खुद के बारे में भी कहा उन्होंने, द्वारा बोला गया हर शब्द सर्वोच्च राष्ट्रहित में निर्देशित होता है। तो आप तो जो जहर से बुझे तीर जो आप संसद के अंदर चलाते हैं, विपक्ष को दबाने की राजनीति जो आप करते हैं, तो जनाब उनके बारे में भी आपको कुछ बोलना चाहिए था। तो आपने क्यों नहीं बोला उसके विषय में? तो जानने वाली तो बात यही है कि आप उसके विषय में भी कुछ कहते, परंतु आपने उसके विषय में कुछ नहीं कहा। और आप ये बार बार जो आप बयान देते हैं वो अपने आप को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो आज का निज़ाम है वो कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मुझे उम्मीदवार बनाएगा। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है। राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब ने कहा कि ये जो मेरा पद है या संविधान के जो पद हैं वो औपचारिक या सजावटी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से नागरिक सर्वोच्च है, हर किसी की अपनी भूमिका होती है। साहब उपराष्ट्रपति पद का तो बिल्कुल सजावटी होता है, ये सेरेमोनियल पद है। आप राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते, कम से कम लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, परंतु आप तो सदस्य नहीं होते राज्यसभा के। आप इसलिए बार बार इस विषय को आप झमेले में घसीट कर अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने का काम करते हैं। और उन्होंने फिर संविधान कोर्ट की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की प्रस्तावना को लेकर व्याख्याओं में असंगति पर सवाल उठाया और धनखड़ साहब ने कहा कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये गोलखनाथ मामला था। दूसरे मामले में उसने जो कहा कि संविधान का हिस्सा है केशवानंद भारती का। तो बता दें कि गोलखनाथ जो है वो केस में संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को संशोधित या समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान का अभिन्न हिस्सा है। यानी कि संसद को मौलिक अधिकारों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की संविधान पीठ ने 7/6 के बहुमत से फैसला दिया था। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, लेकिन यह संविधान की मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नष्ट नहीं कर सकती। मूल संरचना क्या है कि संविधान में सर्वोच्च लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, संघीय ढांचा, शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों का सार शामिल है। 25 जून 1975 को लोकतंत्र में जो काला दिन श्रीमती गांधी की वजह से आया, मतलब जो उन्होंने आपातकाल की बात कही, तो धनखड़ साहब
मोदी साहब आपके क्या लगते हैं रिश्ते में, ये भी बता दो। 2002 का किस्सा भी तो बताया करो, जो 3000 मुसलमानों को मोदी और अमित शाह ने पूरे गुजरात में मरवा दिया था एक शैतानी हरकत करके। उसके विषय में तो आप बोलते नहीं, उसमें तो आपके होठ सिल जाते हैं। और उसमें इसलिए नहीं कहते क्योंकि अगर आप कह देंगे तो आपको राष्ट्रपति बनाया नहीं जाएगा। देखने वाली बात यह है। तो उपराष्ट्रपति ने आपातकाल का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने 9 उच्च न्यायालयों की सलाह की अवहेलना की। अब ये तो बात मोदी साहब के साथ और अमित शाह के साथ भी है। उन्होंने कैसे कैसे करके आईपीएस लोगों को जेल में आज भी डाला हुआ है। कितनी निर्लज्जता से उन्होंने गुजरात के 2002 के दंगे कराए, जिसमें बहुत सारी स्त्रियों का बलात्कार किया गया, उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया, और कौन कौन सी सोसाइटी के अंदर कितने कितने लोग मर गए वहां पर। ये बेशरम सत्ताधारी आज के उसका उल्लेख नहीं करते, उन बातों पर पानी डाल देते हैं। और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मोदी साहब को यह भी कहा था कि आप राष्ट्र का धर्म अपनाएं, जो आपका ओढ़ा हुआ धर्म है हिंदू धर्म उसको ना अपनाएं, आप राष्ट्र के धर्म को अपनाएं। परंतु ये निर्लज्ज लोग ये ऐसे ही बात करते हैं। अगर संविधान के अभिव्यक्ति के अधिकार का गला घोटा जाता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है, और अभिव्यक्ति के आधार पर जब अहंकारी हो जाता है व्यक्ति तो वह हमारी सभ्यता के अनुरूप अभिव्यक्ति नहीं करता, ये कहा गया। तो संवैधानिक पद औपचारिक या सजावटी हो सकते हैं, ये भी कहा उन्होंने। तो आपका तो पद बिल्कुल सजावटी है, बिल्कुल ही सेरेमोनियल पद है। आपको कोई हक नहीं है आप सीजीआई साहब के ऊपर लांछन लगाएं, उनके दिए हुए निर्णय को, उनकी दी हुई वर्डिक्ट को आप किसी तरह से उसकी छिछलेदारी करें। यह आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप सेरेमोनियल पद के ऊपर हैं, आप किसी ऐसे पद पर नहीं हैं। आप हिंदुस्तान के, भारत के दूसरे नंबर पर नागरिक हैं। आप थोड़ी सहज भाव से रहना सीखें। जो गंद घोला आपने बंगाल के अंदर, वो सारी दुनिया उसकी आलोचना करती है, ये मेरा कहना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है हिस्सा? मेरा मानना ये है, प्रस्तावना उस किताब या किसी भी चीज को लिखा जाता है तो उससे संबंधित ही प्रस्तावना होती है, और सबसे पहले प्रस्तावना को ही पढ़ा जाता है। ये बात मैं मानता हूं। संसद ही सुप्रीम है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। संविधान क्या होगा इसे अंतिम रूप से तय करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि ही होंगे, ये भी बात ठीक है। ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी। संसद सर्वोच्च है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय भी सर्वोच्च है। जब उसको सुप्रीम शब्द उसके साथ लगा दिया गया, उसको सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई, और ये कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का ये शब्द उनके साथ लगे हुए हैं, सर्वोच्च शब्द उनके पद के साथ लगा हुआ है। ये मेरा कहना है। हमारा लोकतंत्र सहभागी है। डॉक्टर अंबेडकर ने माना कि स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदारियों की आवश्यकता होती है, परंतु जहाँ तक मैं मानता हूँ जिम्मेदारियों के साथ, कर्तव्यों के साथ कुछ अधिकार भी होते हैं। तो मेरा मानना ये है। उन्होंने कहा कि मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान में नहीं थे, इसलिए 42 में संविधान संशोधन द्वारा हमारे अनुच्छेद 51A को पेश किया गया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 86 में संशोधन द्वारा एक कर्तव्य और जोड़ा गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रवाद के लिए ऐसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है जिसमें मिलावट ना की जा सके, परंतु आप तो मिलावट करने में लगे हुए हैं। जो बात आपको नहीं करनी चाहिए वही आप करते हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि उल्टे बांस बरेली को, ये आपके साथ जोड़ा जाता है। हमारा संविधान हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता के सिद्धांतों को दर्शाता है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बातचीत में जीता जाता है और बातचीत में सभी बराबर पे होते हैं। तो आप अपनी राज्यसभा में सबको बराबर अधिकार क्यों नहीं देते बोलने का? खड़गे साहब को तो आप डांट के बैठा देते हैं,
कितनी बेशर्मी से आप वहां पर अपने व्यवहार को पेश करते हैं। ये उस समय सोचा करें जब आप सर्वोच्च जो आपकी सीट है, जब वहां बैठे भी होते हैं। आप बड़ी निर्लज्जता से सत्ता पक्ष का तो साथ देते हैं, परंतु विपक्ष का साथ नहीं देते, जिसके लिए आपकी भर्त्सना पूरे देश में होती है। और ये भी कहा कि अगर बातचीत को पैसे वालों विदेशी हितों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो क्या होगा, हमें पक्षपात से ऊपर उठना होगा। तो अपनी गिरेबान में जरा धनखड़ साहब झांक कर देख लें कि आप इन सब बातों में कहाँ पर खरे उतरते हैं और कहाँ पर आप खरे नहीं उतरते। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी जो आलोचना होती है वो आपके खड़ाकू व्यवहार की वजह से होती है। आप जो व्यवहार वहाँ पर करते हैं वो व्यवहार उचित नहीं होता, और आपके खिलाफ तो नो मोशन पहले ही आ चुका है, और अब फिर से आपने ऐसा वाहियात बयान दिया है जो शोभा नहीं देता। आपको क्या जरूरत थी तमिलनाडु की राज्यपाल के आप साथ खड़े हो जाएं। आप खुद भी आप एक बात का मुझे जवाब अगर दें तो केरल का जो राज्यपाल है, जब वो बिहार में जाता है, केरल में वो राज्य को काम नहीं करने देता, और बिहार में जाता है तो वो चापलूसी करता है, क्योंकि वहां मोदी साहब के रहमो करम पर उन्हीं की सरकार है और केरल में विपक्ष की सरकार है। तो ये बात का उदाहरण हर व्यक्ति देता है। अब ये भी बात ठीक है कि जो समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए तय की, वो राज्य सरकार के बिलों को लेकर राष्ट्रपति के लिए भी 1 महीने की टाइमलाइन तय कर दी थी। 3 महीने की टाइमलाइन तय की गई है। 1 महीने की जो टाइमलाइन तय की गई है वो राज्यपालों के लिए की गई है। अब निशिकांत दुबे और धनखड़ साहब एक ही लाइन में खड़े हो गए हैं, ये मेरा मानना है। धनखड़ साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया, 1970 में जवाबदेह ठहराया था, और इसीलिए तो वो 1977 में हार गई थी। फिर उनका 1980 में वापसी क्यों हुई? देखने वाली बात ये है, जब आप जीत को ही सब कुछ मान लेते हैं तो क्या उस समय जो इंदिरा गांधी जीतकर वापस आ गई तो उसको कौन मानेगा? बहस के पीछे तमिलनाडु सरकार वीएस राज्यपाल केस था। सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन तय कर दी और आपको मिर्ची लग गई। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल केस में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल ने राज्य सरकार को 10 जरूरी बिलों को रोके रखा, यह अवैध और असंवैधानिक था। ये तो बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पारदीवाला साहब कह रहे हैं, आर महादेवन कह रहे हैं। उनकी बेंच ने राज्यपालों के इस अधिकार की समय सीमा तय कर दी है। बिल रोकना मनमाना कदम है, ये भी उन्होंने कहा, और आप तिलमिलाए फिर रहे हैं। तो धनखड़ साहब, आपको तिलमिलाट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और राज्यपालों का मसला है, और आप एक सेरेमोनियल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको अपने पद की गरिमा को देखते हुए, उसकी शोभा को देखते हुए इस पचड़े में नहीं फंसना चाहिए। और अगर आप फंसेंगे तो आपकी आलोचना होगी, और लोग करेंगे, खुलकर करेंगे, डरेंगे नहीं आपसे। मेरा मानना ये है कि जो कोर्ट ने कहा राज्यपाल बिल रोके, राष्ट्रपति के पास भेजे, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। और राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनके पास पूर्ण वीटो नहीं है। उस बात पर भी काफ़ी बहस हो चुकी है, और इसमें निशिकांत दुबे जो है, जो वाहियात इंसान है, जो बेलगाम और बड़बोले इंसान है, वो बीच में कूद गए। उन्होंने संजीव खन्ना साहब को जिम्मेदार ठहरा दिया धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए, और आप उनके साथ खड़े हो गए। तो आपका भी कद नीचा हुआ है धनखड़ साहब, आप कुछ भी कह ले, परंतु आपने उपराष्ट्रपति पद को शोभित नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, बल्कि आपने उस पद की गरिमा को धूमिल किया है, ऐसा मेरा मानना है। और आप संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। न्यूक्लियर मिसाइल तो आप खुद ही बन गए हैं। आप किसी व्यक्ति से, भारत के किसी एक व्यक्ति से भी चर्चा करके देखें जो आपकी
जो चर्चा हो रही है, उसमें जो आपकी निंदा हो रही है, वो यही कहकर हो रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए न्यूक्लियर मिसाइल सिद्ध हो रहे हैं। ये बात सभी लोग आपके ऊपर थोप रहे हैं और आपने खुद ही, हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि आ लड़ाइए मेरे बेड़े, आपने इस लड़ाई को अपने आंगन में बुलाया है तो आपको झेलना ही पड़ेगा, आलोचना भी झेलनी पड़ेगी और आपकी इज्जत में जो 4 चांद लगने चाहिए थे वो भी नहीं लगेंगे। जो रहती सहती इज्जत आपकी लोग किया भी करते थे वो बंद कर देंगे। आप स्वयं ही सारी बातों को कहते हैं और उसके विपरीत आचरण करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मेरा आपको बड़ा नम्र निवेदन है कि आप अपने व्यवहार को उचित करें। आप अपने आप में खुद में झांक कर देखें कि आप कहते क्या है, करते क्या है। आप तो उस उच्च आसन पर बैठकर ये कह देते हैं मैं एकलव्य हूँ आरएसएस का। किसी जमाने में आरएसएस में दोहरी जो सदस्यता थी, जनता पार्टी महज उसकी वजह से टूट गई थी। तो आरएसएस वो ताकत है जो हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की पूरी एक जमात ऐसी है जिसने देश के अंदर नफरत के बीज बो दिए हैं और हम उनका विरोध करते हैं, डटकर करेंगे, डरेंगे नहीं। सत्ता से हमें डर नहीं लगता, ये मेरा कहना है। इसी के साथ हम अपने विचारों को विराम देंगे और एक बार फिर आपसे प्रार्थना, आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हम अपनी बात को निडरता से कह पाएँ। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।